नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे पर मंथन कर उसे दिशा देने की कोशिश करते हैं। किसान ने अपनी मेहनत से हमारे अन्न भंडार भर दिए, देश को अनाज के आयातक से निर्यातक बना दिया। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की भी प्रोत्साहक भूमिका रही। पर अब कई बार हालात ये हो जाते हैं कि उसकी फसल एमएसपी पर भी नहीं बिक पाती। दलहन का उदाहरण बहुत पुराना नहीं है, मजबूरी में उसे औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। किसानों की इस व्यथा पीड़ा का इलाज ढूंढने की चौतरफा कोशिश हो रही है। ऐसा ही एक इलाज मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी भावांतर योजना के जरिए ढूंढा है। क्या है ये योजना? तो क्या ये इलाज किसानों के लिए रामबाण है? क्या इसे केंद्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए? ऐसे ही सवालों पर आज हम करेंगे वाद संवाद। इस तरह के नीतिगत मामलों में वाद संवाद के लिए देश के नीति निर्माता, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद से बेहतर कौन हो सकता है। स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। इसके पहले ये जानने की जरूरत है कि ये योजना क्या है और कैसे काम करती है। इसे बताने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक जनाब फैज अहमद किदवई से बेहतर कौन हो सकता है। आपका भी दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इनके साथ ही स्वागत है आउटलुक के संपादक और वरिष्ठ कृषि पत्रकार श्री हरवीर सिंह। नमस्कार। और किसान नेता श्री राम कुमार त्यागी और उनके साथ आए किसानों का। तो वाद संवाद भावांतर से कैसे होगा किसानों का भला शुरू करने से पहले देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार की बनाई एक प्रचार फिल्म जो बताती है कि आखिर ये योजना है क्या। किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आरंभ की भावांतर भुगतान योजना। सबसे बड़ा दर्द अगर किसान का है मेरे बहनों और भाइयों, तो वो दर्द है किसान को उसकी फसल की ठीक कीमत मिल जाए, उचित दाम मिल जाए। इस योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। 2017 की खरीफ फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द फसलों पर योजना का लाभ मिल रहा है। हाल ही में उज्जैन में संपन्न समारोह में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 लाख किसानों के खाते में 135 करोड़ की राशि जमा कर जो कहा सो किया के संकल्प को दोहराया है। सोयाबीन भी अच्छा हुआ, अच्छा भी किया। होने की सरकार ने 40 लाख हमें फायदा दिया और बैंक में पैसा भी आ गया। 30 कुंटल का टनाटन पैसा मिला साहब, एक नया पैसा भी हमारा कहीं से नहीं गया और पूरे खाते में आ गए पैसे। हमने 30 कुंटल सोयाबीन मंडी में बेची, प्रति कुंटल 410 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ भावांतर योजना का, जो कि हमारे खाते में आ चुका। कि जब सब किसान अपनी फसल बेचेंगे तो हजारों करोड़ रुपए की राशि सरकार के खजाने से उनके खाते में जाएगी। 6 जनवरी 2018 को प्रदेश के 24 जिलों के 5,07,000 से अधिक किसानों के खातों में लगभग 698 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। किसानों के लिए देश में पहली बार शुरू हुई इस अभूतपूर्व योजना को अब कई अन्य राज्य भी लागू कर रहे हैं और अब तक लाखों किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। तो आपने मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना की प्रचार फिल्म देखी। पहली प्रतिक्रिया कृषि के जाने माने विशेषज्ञ और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद जी से। रमेश जी बताएं कि क्या ये सच है भावांतर योजना जैसी योजना की कल्पना आपने स्वयं 2005 में ही कर ली थी? वास्तव में मैंने पहली बार इस योजना के बारे में 2003 में अपने एक आर्टिकल में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा था जी। और उसके पीछे प्रेरणा ये थी कि मैं मंडियों में प्राइस को मॉनिटर करता था और मैंने ये देखा कि 23 ऐसे कृषि की फसलें हैं जिन पे सरकार एमएसपी की जो है नोटिफिकेशन करती है जी। लेकिन एमएसपी इफेक्टिव उन्हीं फसलों में होता है जहां सरकार प्रोक्योरमेंट करती है। और फिर मैंने एक आंकड़े भी तैयार करके छापे कि कहाँ कहाँ किन किन मंडियों में जो एमएसपी है उससे प्राइस नीचे रहती है। जी।
फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि इसका कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सरकार हर फसल को हर जगह से खरीद नहीं सकती। वो बहुत महंगा सौदा भी है और वहाँ पहुँचना भी लगभग असंभव है। तो ये सोचते हुए फिर मैंने कुछ और देशों के अनुभव थे, उनके बारे में भी मैंने जानकारी हासिल की। तो फिर मैंने ऐसा पाया कि अमेरिका में वो सिस्टम डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट का फॉलो करते थे। कुछ और देशों में वो प्राइस इंश्योरेंस का मेथड फॉलो करते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पहली बार ये एक प्रपोजल जो है एक एकेडमिक के रूप में इसको डिस्कशन के लिए लाया, लोगों के विचार जानने के लिए कि जब सरकार एमएसपी की अनाउंसमेंट करती है तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि जो चीज़ आपने अनाउंस की और नोटिफाई की वो फिर जो है सुनिश्चित भी होनी चाहिए। तो उसको हम कैसे करें, अब उसके बारे में और भी बहुत प्रयोग हुए हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, मार्केट इंटरवेंशन कई जगह दिया जाता है, और एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है। लेकिन उन सब का मैंने देखा कि बहुत एक सीमित दायरा रहता है और असर भी उनका कम होता है और वो बहुत घाटे वाली चीज बन जाती है। तो रमेश जी, आपने जो कल्पना की थी, जो आपने लेख में लिखा था उसमें, और जो भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, उन दोनों में कितना साम्य है? ऐसा है, मैंने पहले मध्य प्रदेश सरकार को आज से 2 साल पहले एक पायलट दालों में करने के लिए इनके सेक्रेटरी साहब जो एग्रीकल्चर के रजौरा साहब हैं उनको बुलाया, और महाराष्ट्र के एक सेक्रेटरी साहब हैं उनको जो है बुलाया, और उनको मैंने कहा कि आप इसको जो है करिए। जो ओरिजिनल आइडिया होता है जब आप उसको कार्यान्वित करते हैं तो उसमें बहुत सुधार आ जाते हैं, बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही रखा है, लेकिन पेमेंट करने का जो आधार इन्होंने बनाया है वो इन्होंने बनाया है कि जो मंडी में प्रोड्यूस आएगा उसकी प्राइस को देखकर हम पेमेंट करेंगे। जबकि जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा ज़्यादा व्यापक और थोड़ा सिंपल था कि आप किसान केवल रजिस्ट्रेशन कराएगा कि मेरा 4 एकड़ 10 एकड़ में मैं सोयाबीन बो रहा हूँ और ये सोयाबीन की यील्ड आती है। ओवरऑल मंडियों में आप प्राइस देख लें और यदि प्राइस एमएसपी से नीचे रहती है तो सभी प्रोड्यूसर को आप वो डिफरेंस पे कर दें। तो ये आपने सोचा था कि वही हिसाब से जानते हैं कि इन्होंने क्या सोचा और किस तरह से भावांतर भुगतान योजना की कल्पना की और क्या स्थितियां थी। किदवई जी बताएं हमें, जिन स्थितियों के बाद ये सोचा गया, ये तय किया गया सरकार के जरिए कि भावांतर भुगतान योजना जैसी योजना किसानों के लिए लाई जाए। योजना का सिद्धांत तो प्रोफेसर रमेश चंद्र जी का पेपर और उनका मार्गदर्शन ही था जी। हम लोग ये देख रहे थे कि दलहन और तिलहन फसलों में जो दाम है मंडियों में उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, और इसीलिए ये 8 फसलें जो दलहन तिलहन की हमने चुनी हैं उन्हीं में हमने इसको लागू किया है। और इसमें हम लोगों ने जो सिद्धांत अपनाया वो 4 चरण हैं। सबसे पहला चरण तो किसान का पंजीयन है, जिसमें वो अपनी ज़मीन बताता है और कितनी ज़मीन पे उसने वो फसल बोई है वो बताता है, और उस पंजीयन का फिर हमारा जो राजस्व का अमला है वो उसका सत्यापन करता है। और उसके बाद उसकी एक सीमा तय होती है उस क्षेत्र से कि वो कितनी फसल बेच सकता है। उत्पादकता के आधार पर वो सीमा तय करते हैं हम। इसके बाद जब वो मंडी में बेचता है किसान वो फसल, तो उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, किस दाम पे बेची है, किसको बेची है, वो सारी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में आती हैं। फिर हम महीने के बाद एक मॉडल दर निकालते हैं। मॉडल दर हम केवल मध्य प्रदेश के दामों पे नहीं निकालते हैं, हम 2 अन्य राज्यों के दामों पर भी निकालते हैं। आप इसको इस तरह से समझे जैसे उड़द का 5400 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, और हमारा पहले चरण का मॉडल दर करीब 3000 रुपये निकला। तो जो 2400 रुपये का अंतर है, जो जिसने भी हमको मॉडल दर के नीचे बेचा है उसको पूरे 2400 रुपये मिलेंगे, और जिसने उस मॉडल दर के ऊपर बेचा है उसको उसका एमएसपी माइनस सेल प्राइस जो आ रहा है उतना अंतर मिलेगा। और यदि किसी ने एमएसपी से ऊपर उसकी फसल बिकी है तो उसको कोई लाभ इसमें नहीं मिलेगा। इसमें हम दूसरे चरण में और सुधार करने की सोच रहे हैं कि जिसका
एमएसपी या एमएसपी ठीक के है, ऊपर आगे दिखता क्या है। और बदलाव के लिए सोचा जा रहा है, इसके बारे में जरूर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हरवीर जी जिस स्वरूप में भावांतर भुगतान योजना जारी है और किसानों के हित में के लिए ये योजना लाई गई है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, किसान को सही दाम मिलना उसकी फसल का सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और रमेश चंद जी का लंबा अनुभव है इस बारे में, इन चीज़ों को करीब से देखने में, और ये इसको लेकर के कई अलग अलग तथ्य हमारे यहाँ आते हैं कि जो जिन जिनसों का या जिन फसलों का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, करीब 23 फसलें वो हैं। जी। लेकिन उसमें अगर आप जाएं, जो खरीद का जो एक रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि हम लोग ज़्यादातर फोकस रहा है जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न में भी जो मुख्य 2 खाद्यान्न है, गेहूं और चावल, उसकी खरीद पर जोर रहा है। बाकी जो फसलें हैं वो तिलहन की हों, कभी डिस्ट्रेस सेल होने को आ गया तो किसी एजेंसी को बोल देते, नेफेड को या कोई और तिलहन संघ को कि आप खरीद दीजिएगा, और या फिर कुछ प्लांटेशन क्रॉप में इस तरह का होता है। लेकिन मोर और लेस अगर आप देखेंगे कि एक तो ये है कि कुछ हिस्से को छोड़ करके देश के पंजाब, हरियाणा और कुछ अच्छा प्रोक्योरमेंट जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश ने भी गेहूं वगैरह में अच्छा प्रोक्योरमेंट किया, और कुछ वेस्टर्न यूपी में, अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो अगर आप अनाउंस भी कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तभी कहते हैं कि साहब किसी का आकलन है कि 8% को मिलता है, किसी का है कि 15 को मिलता है, लेकिन ये भी बात सही है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ ज़्यादातर को मिल जाता है। तो ये अलग अलग तरीके का इसमें ये समस्या थी। अब इस तरह का जो एक विकल्प जो सामने आया कि एक तो पहली बात है कि सरकार की मंशा है कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले। तो ये क्योंकि सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति करके सीएससीपी के माध्यम से आप अनाउंस कर दें, हर साल 2 बार करते हैं, कुछ फसलों का बीच में भी होता है, और आप अनाउंस करके बैठ जाएं और बाजार फिर तय करता है कि अगर सप्लाई शॉर्ट है तो दाम बहुत ऊंचे चले जाएंगे, और अच्छी उपज हो गई तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा किसानों को, 2 रुपया किलो, और ये बिल्कुल किसानों को वाजिब दाम दिलाने की बात कही जाती है, लेकिन एक्शन के तौर पर बहुत कम चीजें हम देखने को मिलते हैं जिसमें ये योजना ये बिल्कुल एक अच्छी पहल है जी। और इसी यही वजह है कि कुछ दूसरे राज्य जैसे हरियाणा ने अभी काम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इस पर भी हम चर्चा में आगे आएंगे कि कैसे बाकी राज्य भी एक मॉडल अच्छा है, बिल्कुल उसको अच्छा मॉडल ये पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो राम कुमार त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये किसानों के हित के लिए ये योजना लाई गई है और सरकार की चिंता स्पष्ट नजर आती है कि किसानों को उसकी उपज का वाजिब मूल्य मिले। आप बताएं किसान के तौर पर कि किस तरह से जो किसान है उनको लाभ हो रहा है भावांतर भुगतान योजना से। देखिए, जो भावांतर योजना मध्य प्रदेश शासन ने शुरू की है ये बहुत किसानों के हितार्थ है जी। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ अपने जो भी प्रोफेसर रमेश चंद जी बता रहे थे अभी, या किद भाई साहब भी बता रहे थे, तो जिन्होंने भी योजना के विषय में सोचा वास्तव में किसानों के हितार्थ है। लेकिन 2-3 मुझे जो लगता है, जैसे 3-4 स्टेप अभी किद भाई जी बता रहे थे, उन स्टेपों को अगर ठीक से गवर्नमेंट सेंट्रलाइज करके उनका किसानों के हित में उपयोग कर ले, एक, और दूसरा जो मंडियों के विषय में, भाव के विषय में बात है, लेकिन मंडियों के भाव के विषय में जो किसान दूर दराज बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो मंडियों तक पहुंच ही नहीं पाते, तो उनके विषय में भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मंडी के भाव भी आपने तय कर दिए, वो सब भी तय कर दिए, लेकिन जो ऊपर से नीचे तक आने की एक प्रक्रिया है जिसके बीच में बहुत सारा गैप रह जाता है जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, उसके विषय में भी जरूर मेरी चिंता किसानों के पक्ष में रहेगी जी। किदवई जी कुछ बताना चाहेंगे आप? इसमें 2 चीज़ों पे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। एक जो आपने कहा किसान मंडी तक नहीं पहुंच पाता, ये एक वाकई समस्या है, और ये खासकर हमारे उन क्षेत्रों में है जहां पर मंडियां या तो नहीं हैं या बहुत दूर हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं। उसमें हम लोग ने जब स्कीम लॉन्च की तो ये पॉइंट आया कि बहुत से ऐसे छोटे मझोले किसान छूट जाएंगे, उनकी उपज कम है, उनको लाने का खर्चा उतना पड़ जाएगा जितना आप देंगे जी। तो हमने छोटी छोटी हाट बाजार जहां पर वो जाते थे ट्रेडिशनली, उनमें भी साप्ताहिक मंडी शुरू कर दी। जिस दिन हाट लगती है उस दिन वो ट्रेडर चले जाते हैं। करीब 50 जगह हमने ऐसा शुरू किया कि ट्रेडर जा करके वहाँ पे बाकायदा नीलामी लगाते हैं, बोली लगाते हैं, और वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपनी योजना का लाभ उनको देते हैं। आप हमारे लगभग 22 लाख किसान इसमें पंजीकृत हुए हैं, ठीक है, और अभी तक की हम लोग जो लाभ दे चुके हैं वो लगभग 25 लाख टन जो उपज आई है उसके अंतर की राशि आप समझें कि हम 835 करोड़ लगभग राशि उनके खातों में सीधे 6.5 लाख किसानों के खातों में
सीधे हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जी जी, चलिए रमेश जी बताएं कि ये जो मॉडल पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, इस मॉडल में कितनी गुंजाइश आपको लगती है? बाकी राज्यों में भी क्या इसे नहीं अपना लेना चाहिए? सबसे इसमें जो एक बड़ी बात है वो ये है कि क्या स्टेट ये अपनी जिम्मेदारी समझती है कि उसे किसानों को वाजिब कीमत दिलानी है। जी जी। अधिकांश प्रदेशों में क्या हो रहा है, वो ये कह रहे हैं ये तो सेंटर ही करे। भले ही एग्रीकल्चर स्टेट का मुद्दा है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट जो है वो अपना पल्ला झाड़ देती हैं ये कहकर कि ये तो जो है केंद्र को करे। तो मैं ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत जिम्मेदारी का एक प्रूफ एविडेंस दिया है कि किसानों को वाजिब कीमत मिले। ये दोनों केंद्र और प्रदेश राज्य की जो सरकारें हैं ये दोनों की जिम्मेदारी है। जैसे केंद्र शुरू से ही जो नेशनल इम्पोर्टेंस की क्रॉप्स हैं, गेहूं, चावल और कॉटन, क्योंकि सबसे बड़ी क्रॉप्स हैं गेहूं और चावल, फिर कैश क्रॉप्स में कपास सबसे बड़ा है, उसमें केंद्र जो है 100% अपनी भूमिका 100% उसका खर्चा दे रहा है। अब बाकी जो भी फसलें हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस की नहीं हैं, वो रीजनल इम्पोर्टेंस की फसल हैं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि बाकी स्टेट्स को भी बजाय इसके कि शिकायत बार बार इसकी करें कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा, मिलकर केंद्र के साथ मिलकर और अपनी ओर से पहल लेकर, और जैसे एमपी अपना ये भावांतर एक प्रपोजल आया है, जी जी, ऐसे ही और भी प्रपोजल हो सकती हैं। बिल्कुल, जैसे कि हरवीर जी आप बता रहे थे, जैसे हरियाणा में भी शुरू किया गया है, जहां पे मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना है, वहां पर भावांतर भरपाई योजना है। दोनों में क्या भिन्नता है और कितनी समानता है? लगभग एक ही मॉडल है? लगभग देखिए एक ही है। असली मकसद वही है कि जो दाम अनाउंस हुआ है वो किसान को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और मंडी में क्योंकि बहुत सारा कुछ स्पॉट के ऊपर डिपेंड करता है, अराइवल्स कैसे हैं उस दिन, और जो वहाँ पे ट्रेडर बैठे हुए हैं उनका आगे का बिजनेस मॉडल क्या है, उस तरीके से मार्केट अपने आप दाम तय करता है। नेचुरली अगर नीचे दाम दोनों राज्यों में है वो है कि जो फसलें हैं उनमें अंतर है। जैसे कि जो मध्य प्रदेश ने कुछ अनाज लिए हुए हैं फसलों में, तो जो हरियाणा है उसमें सब्जियां हैं। ये अंतर क्या आप समझते हैं क्यों अंतर है ये? हाँ देखिए, ये जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे रमेश चंद जी ने बोला कि कुछ रीजनल लेवल पर इम्पोर्टेंस है, हर फसल की अपनी अहमियत है, और किसी भी क्षेत्र विशेष में कौन सी फसल पैदा होती है, वहाँ के किसानों के लिए उसकी क्या अहमियत है। हर जगह, क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक हमारे जो जोन है वो अलग अलग है, हर फसल हर जगह नहीं होती। तो जिस राज्य में जो फसल ऐसी है, अब यहाँ अगर आप देखेंगे जो खाद्यान्न है, गेहूं चावल है, उसका बहुत बढ़िया प्रोक्योरमेंट सिस्टम है हरियाणा पंजाब में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई कि जो उस तरीके के सब्जी वाले जो किसान थे उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, और जिस तरीके का हमारा जो मिक्स है अभी कृषि उत्पादन का, उसमें जो खाद्यान्न के अलावा जो बाकी उत्पाद हैं उनकी हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि जो बाजार है, जो उपभोग हो रहा है, हमारी आबादी जिस तरह से उनको कंज्यूम कर रही है, उसके लिए रिक्वायरमेंट बदल रही है। तो ऐसा नहीं, खाद्यान्न का एक अपना रोल था, लेकिन अब ये सब चीजें अगर इनको उगाने वाले किसानों को सही दाम नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में वो एक तो उनका जो फाइनेंशियल लॉस है वो होगा, डिस्ट्रेस में वो जाएंगे, इसलिए उनको सपोर्ट करना उस चीज में जरूरी है। तो यानी कि राज्य सरकार के पास ये एक जरिया है, जिन फसलों को वो बढ़ावा देना चाहती है उन फसलों को इस योजना के तहत लेकिन इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, जो बात भी हो रही थी कि इसमें मुझे लगता है कि राज्य सरकारें एक सीमा तक ही जाएंगी। अच्छा। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात है, क्या मध्य प्रदेश में फल सब्जी पैदा नहीं होते? क्या वहाँ के सब्जी के किसानों को पूरा दाम मिल रहा है क्या? ये वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि इनकी अपनी वित्तीय सीमाएं हैं। ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हर स्टेट के सामने आएगा, इसलिए राज्य क्या कह रहे हैं कि केंद्र साथ में आए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारी तमाम सारी जो कृषि की योजनाएं हैं उसमें मॉडल है उस तरीके का कि एक हिस्सा केंद्र देता है, एक हिस्सा राज्य देता है। तो उसको लेकर के ये तो एक बेसिकली जो है समग्र रूप में देखना पड़ेगा कि किसानों को सही दाम मिले। जिक्र किया, किदवई जी से जान लेते हैं कि आखिर क्या सोच थी कि 8 फसलों को सबसे पहले चुना गया, और जैसे कि फल सब्जियां क्या नहीं होती है मध्य प्रदेश में, वो क्यों नहीं है अभी भावांतर योजना के अंदर? भावांतर में हम लोगों ने प्याज को लिया है अभी रबी में,
हम लोग रबी की जो ये खरीफ आगे लेंगे। जी हाँ, ये खरीफ की फसलें थी। अब रबी में हम लोग जो है चना ले रहे हैं, मसूर ले रहे हैं, सरसों ले रहे हैं और प्याज भी ले रहे हैं, क्योंकि प्याज में भी बहुत ज़्यादा दामों में वॉलेटिलिटी रही है। और जो आपने कहा उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अभी नेशनली आप देखिए तो अभी भी हमारा जो पल्सेस का और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है वो हमारी जितनी ज़रूरत है उससे कम है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अक्सर। ऑयल सीड तो हम करते ही हैं, बहुत अधिक मात्रा में हम खाद्य तेल इंपोर्ट करते हैं, तो अभी भी हम उस पर पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इनमें दाम नहीं मिल रहे हैं किसानों को, इसलिए किसान इतना उगा नहीं रहे हैं इन फसलों को। ठीक है, तो राम कुमार त्यागी जी आप बताएं कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो भावांतर जैसी जो योजना है उसके तहत आनी चाहिए। ये तो बात मध्य प्रदेश और हरियाणा की हो रही है, माने कि बाकी जो राज्य हैं वो भी अगर इसे अपनाना चाहें तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह की फसलें रहनी चाहिए? मुझे लगता है जैसे मेरा क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र है जी, तो वहाँ की जो मुख्य फसलें जैसे गन्ना है, आलू है, गेहूं है, ऐसी चीजें जरूर इसमें शामिल की जाए, क्योंकि जो मुख्य उत्पादन का केंद्र जिस राज्य में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, या जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अलावा हम और आसपास के जैसे थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी थोड़ा चले हम, और महाराष्ट्र की बात भी हम करें तो गन्ना यहाँ पर मुख्य फसल मेरे हिसाब से है। और गन्ने के साथ साथ जो जैसे आलू की भी इस बार आपने देखा ही होगा सबने, जो किसानों की जो लागत है वो भी नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण से जो ये उत्पादक है बहुत परेशान रहे। और इन चीजों को शामिल करेंगे तो हो सकता है किसानों को ज्यादा मात्रा में उसका एडवांटेज और लाभ मिले। जी। और ये केंद्र सरकार और शासन मिलकर, दोनों मिलकर करेंगे तो और ज्यादा लाभ किसानों को मिलेगा। बिल्कुल। तो राज्यों की बात हो रही है किदवई जी, मध्य प्रदेश ने एक मॉडल पेश किया है, हरियाणा ने भी उस तरह के मॉडल को अब अपनाया है, बाकी राज्यों ने भी क्या दिलचस्पी दिखाई है? जी, हम लोगों के पास करीब 12-13 राज्यों की क्वेरीज आई थी, उन्होंने पूछा था। जी जी। उत्तर प्रदेश का एक दल आकर के उसने स्कीम को देखा है, अध्ययन किया है मंडियों में। आज तेलंगाना की टीम है वहाँ पर मध्य प्रदेश में जी, तो और हरियाणा जैसे आपने बताया उसने स्कीम को लागू ही कर दिया है जी। तो अन्य राज्यों में भी काफ़ी दिलचस्पी हो रही है स्कीम में। महाराष्ट्र ने पूछा था, उनकी भी टीम आई थी, तो इस तरह से काफ़ी राज्य इसमें लग रहा है कि वो दिलचस्पी ले रहे हैं। बिल्कुल, तो ये काफी बेहतरीन जरिया है किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने का, और इसे कई और राज्य भी अपनाने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस योजना के बारे में और उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद। भावांतर से कैसे होगा किसानों का भला? आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। भावांतर से कैसे होगा किसानों का भला, इस पर वाद संवाद का दूसरा दौर शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना खरीफ 2017 के लिए पायलट आधार पर है। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के बनाए गए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है, जिसके बाद किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित हो जाता है। सरकार मंडियों में बिक्री मूल्य और लाभकारी मूल्य के बीच अंतर का भुगतान किसानों के खातों में सीधे पहुंचा देती है। इस योजना में अभी 8 फसलों को चुना गया है। इसमें तिलहनी फसलों में सोयाबीन, मूंगफली, तिल और राम तिल है, जबकि दलहनी फसलों में मूंग, उड़द और अरहर को शामिल किया गया है। खाद्यान्न फसलों में केवल मक्का को चुना गया है। इन फसलों के मॉडल विक्रय दर तय करने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा प्रति फसल 2 राज्य भी चुने गए हैं, यानी इन राज्यों में इन फसलों के भाव देखकर औसत मूल्य की गणना होगी। इन राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक,
पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल है। इस योजना में नई तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। किसानों को SMS के माध्यम से भी संबंधित जानकारी दी जाती है। योजना का लाभ जिले में बीते वर्षों में फसल कटाई से मिले आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उपज संबंधित समुचित जानकारी क्या है और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। यहाँ किसान को ये ध्यान रखना होगा कि अगर मंडी समिति परिसर में बेची गई फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी फसल की MSP ही वो सीमा है जिसके आगे जाकर उसे फायदा नहीं मिल सकता। भावांतर योजना का लाभ मंडी परिसर में बिक्री, बोए गए रकबे पर जिले की औसत उत्पादकता के आधार पर पैदावार के हिसाब से मिलेगा। औसत उत्पादकता की जानकारी जिलावार और फसलवार रूप से पहले ही तय कर ली गई है। किसान सही समय पर फसल बेचे, इसके लिए लाइसेंसी गोदाम में कृषि उपज रखने के लिए गोदाम भंडारण अनुदान भी किसानों को दिया जाएगा। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किदवई जी, ये बताएं कि जो भावांतर योजना है मध्य प्रदेश में, खरीफ जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह था। अब आगे के लिए किस तरह से इसमें और सुधार या विस्तार की गुंजाइश देखते हैं? इस पायलट प्रोजेक्ट में जो हम लोगों ने, हमारी जो लर्निंग्स थी, एक तो हम लोगों ने देखा कि शुरुआत थी तो बहुत ज़्यादा किसान पंजीयन नहीं करा पाए। जी जी। हमने बीच में भी उनको फिर से पंजीयन का मौका दिया। अब हम उनको पूरा 1 महीना पंजीयन का मौका दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसकी जानकारी हो गई है, तो हमें लगता है अधिक किसान पंजीयन कराएंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें एक क्वालिटी के पैरामीटर को लाने की कोशिश की है कि किसान जो उपज लाए वो एक न्यूनतम क्वालिटी की हो तो उसको लाभ मिले। उसको दाम से लिंक किया है कि अगर एक दाम के नीचे बिकती है तो ये माना जा सकता है कि उसकी क्वालिटी उस स्तर की नहीं है, तो उसको एक निश्चित लाभ मिलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। उसको कैप करने की कोशिश हमने की है। और एक, जैसा मैंने कहा कि अगर MSP पे बिक रहा है तो उसमें किसान को क्या इंसेंटिव है, अभी तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम उसको कुछ इंसेंटिव देने की भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कि अगर उसने MSP पे बेचा है तो उसको कुछ बोनस मिले। अच्छा। ताकि किसान ये भी कोशिश करे कि वो अच्छी क्वालिटी साफ करके छान करके लाए तो उसको एक बोनस भी प्राप्त हो सके। ये सारी चीज़ें इसमें और जोड़ने की कोशिश की है। रमेश जी, आप हमें ये बताएं कि आप तो इस पूरे मामले में महारत रखते हैं और कल्पना हमारे देश में इस तरह की कैसी योजना हो उसकी आप ही ने की थी। तो अब जिस तरह से विस्तार देने की बात किदवई जी ने की है, जिसमें किसानों को और ज़्यादा कैसे जोड़ा जाए, क्वालिटी की बात उन्होंने की है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपकी क्या राय है? क्या कैसे विस्तार देना चाहिए और सुधारा जाना चाहिए इस योजना को? देखिए, सबसे पहले तो अब हमारा देश सभी चीज़ों में DBT की ओर बढ़ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इवन खाद के लिए भी ये बात हो रही है कि फर्टिलाइज़र सस्ता देने की बजाय हम उसको जो सब्सिडी है वो उसको पेमेंट कर दें। तो मैं समझता हूँ कि भावांतर भुगतान DBT का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बहुत एक सरल है। तो जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने GST को गुड एंड सिंपल टैक्स कहा था, तो मुझे लग रहा है उसी तरह से कि ये जो एक मेथड है ये बहुत ही सरल है और बहुत ही ये इफेक्टिव, असरदार जो है साबित होगा। जी जी। शुरू में कोई भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो वो टीदिंग ट्रबल होती हैं, लेकिन वो ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है कि जो इसकी वैल्यू, जो ये पूरी योजना है कि इसकी वैल्यू को कम कर दें या इसे वो डिस्कार्ड कर दें। जैसा कई लोग ये कह रहे हैं कि जो बहुत छोटा किसान है, जो मंडी से बहुत दूर है, उस तरह के किसानों का प्रतिशत बहुत कम है। उनको भी हमें इस दायरे में लाना है, लेकिन यदि शुरू में ही 70-80% किसानों को फ़ायदा हो रहा है तो हमें वो 5-10% जो मंडी से 50-100 किलोमीटर दूर हैं, अपना प्रोड्यूस मंडी में नहीं लाते, तो उनकी उदाहरण देकर इस स्कीम को
जो है इसकी महत्ता को कम जो है नहीं करना चाहिए। रमेश जी, एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे प्रोक्योरमेंट हमारे देश में किया जाता है एफसीआई के ज़रिए, और जो सरकार है वो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो एफसीआई को देती है। एफसीआई का घाटा भी करोड़ों में है। ऐसे में ये जो भावांतर योजना है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जो रकम है वो भावांतर योजना जैसी योजनाओं पर खर्च की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है उनको लाभ हो? वो जो एफसीआई का जिसको हम घाटा कहते हैं उसमें बहुत चीज़ें सम्मिलित हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि किसान को एमएसपी सुनिश्चित करने के जो 2 तरीके हैं, एक तरीका है उससे फिजिकली प्रोक्योर करें और दूसरा तरीका है आप फिजिकली प्रोक्योर ना करें, आप केवल उसको प्राइस का डिफरेंस दे दें। इसमें जो प्राइस का डिफरेंस देने वाला तरीका है वो बहुत कम खर्चे वाला है इसकी तुलना में कि यदि आप प्रोक्योर करें। बाकी जो एफसीआई के हैं वो एफसीआई की जो प्रोक्योरमेंट है वो केवल किसान के लिए नहीं है, वो हमारा जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो उसके लिए भी है। तीसरा वो लेकिन अब जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात होगी तो उसमें फिर बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट की शायद आवश्यकता भी ना पड़े। उसमें तो जीरो प्रोक्योरमेंट है, उसमें प्रोक्योरमेंट है ही नहीं। यही खूबी है इसकी भावांतर भुगतान योजना की कि आप प्रोक्योर नहीं कर रहे, आप तो ये देख रहे हो कि जो ट्रेडर प्रोक्योर कर रहा है वो किसान को क्या कीमत दे रहा है। यदि वो कीमत एमएसपी से नीचे है तो सरकार उसकी भरपाई करती है। प्रोक्योरमेंट इसमें कंप्लीटली जो है इसमें आउट है, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। यही इस स्कीम की एक बहुत बड़ी जो है ब्यूटी है। जी हरवीर जी, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, स्कीम तो अच्छी है, लेकिन हाँ जो आपने जैसे एफसीआई वाला जिक्र किया और उसमें देखिए एफसीआई कम्प्लीटली अलग सिस्टम है जी। और आज हम लोग जो देख रहे हैं आपका देश आत्मनिर्भर है खाद्यान्न में, उसकी एक बड़ी वजह है कि एफसीआई था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, अच्छे बीज थे, अच्छी खाद थी और किसानों ने उगाया। अदरवाइज हम लोग इंपोर्ट की जो दुनिया में थे उससे अब बाहर आए। आपको सिस्टम तो क्रिएट करना पड़ा। दूसरे वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। हम राशन व्यवस्था चलाते हैं जो देश में बहुत बड़ी आबादी है जो कि सरकारी सस्ती गल्ले की दुकानों से राशन लेती है, तो वहाँ वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। तो जो किसानों से जो खाद्यान्न की खरीद हुई वो डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई सस्ते राशन की दुकानों के माध्यम से और उन लोगों तक पहुंच गई जिनको उसकी जरूरत है। सारा आप मार्केट पे नहीं छोड़ सकते। अभी भी हमारे देश में अगर हम ये कहें कि एफसीआई या जो दूसरी सरकारी एजेंसी है उनको बाहर कर दें अगर आप, तो जो स्टोरेज का है, जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है, गेहूँ चावल इधर पैदा होता है, आपको नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाना है, बाकी जगह भी जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें आप अकेले एक जो प्राइस डिफरेंस की कोई स्कीम है वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है। दोनों मिलकर के किसानों के लिए फायदे का काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों की अभी तक तो अपनी अहमियत है। जी बिल्कुल। एक सवाल और है किदवई जी, वो ये है कि जैसे आप लोगों ने मॉडल विक्रय दर तय किया है और जो एमएसपी है दोनों के अंतर को जो है वो किसानों को दिया जाएगा, लेकिन किसानों के मन में एक शंका ये भी उठती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यापारी है वो दर और घटा दे, तो व्यापारियों पर जो है वो क्या लगाम लगाने का कोई मैकेनिज्म है इस योजना में? जी देखिए, उसमें हम लोग हर मंडी के दर को मॉनिटर कर रहे हैं हर दिन, और दोनों चीज़ों पे कर रहे थे इस बार कि जो किसान पंजीकृत है और जो उसने पंजीयन नहीं कराया है, दोनों जब बेचने आ रहे हैं मंडी में तो ऐसा तो नहीं कि जो पंजीकृत है उसको कम दाम मिल रहे हैं और जिसने पंजीयन नहीं कराया उसको ज़्यादा दाम मिल रहे हैं, तो उसमें हमने कोई अंतर नहीं देखा। और मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी चीज़ है, मध्य प्रदेश में आड़ती प्रथा एकदम ख़त्म है। अच्छा। जो नीलाम होता है वो हमारे कर्मचारी ही नीलाम कराते हैं, ठीक है, और उसमें कोई आड़त नहीं लगती है। तो हमारे कर्मचारी हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरा नीलाम हो। हमने ये भी उनसे कहा है कि आप ये मत बताइए कि ये किसान पंजीकृत है या नहीं है, बाद में उसका खुलासा करिए। और अगर दर कहीं गिर रही है तो हम थोड़ी देर के लिए उसको रोक देते हैं, फिर से उसको शुरू कराते हैं ताकि किसान को एक वाजिब दाम मिल सके।
एक सवाल ये भी उठता है कि वाजिब दाम दिलाने के लिए जो ये मॉडल विक्रय दर जो तय किया गया है, इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि वो पंजीकरण करा रहा है, वो सारी अपनी जो जानकारी है वो मुहैया करा रहा है, उसने किस दर में बेचा ये जानकारी भी मुहैया करा रहा है, फिर मॉडल विक्रय दर की आवश्यकता क्यों महसूस? मॉडल विक्रय दर की आवश्यकता इसलिए है कि एक फ्लोर रेट इसलिए निकाला जा रहा है कि जो एमएसपी और फ्लोर रेट है अधिकतम हम उसका लाभ दें। इसका सिद्धांत ये है कि जैसे मैंने आपको बताया उड़द का सिद्धांत दिया, तो अगर कोई 500 रुपए का बेच रहा है और मॉडल विक्रय दर नहीं है तो 5400 रुपए माइनस 500 उसको देना इसलिए सही नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से जो 500 रुपए में बेच रहा है और जो 3000 रुपए में बेच रहा है दोनों की क्वालिटी में कोई ना कोई अंतर होगा। अच्छा, तो वो क्वालिटी को भी कहीं ना कहीं हम इसमें फैक्टर कर रहे हैं, ये है। और एक दो चीज़ें मैं जो प्रोफेसर साहब ने कही है उसमें मैं कहना चाहूँगा, अगर यही हम एमएसपी में खरीदते तो लगभग इसकी वैल्यू 7,500 करोड़ होती। आज हम इसके 15% राशि में हमने ये लाभ किसानों तक पहुंचा दिया। ठीक है, बिना खरीदे हुए, बिना ट्रांसपोर्ट किए हुए, बिना स्टोर किए हुए। ठीक है, तो किदवई जी ने जो बात कही, रमेश चंद जी आप बताएं कि ये जो मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है जो मॉडल विक्रय दर का, इनका कहना है कि जो आसपास के राज्य हैं उनका मिला के एक औसत तय किया जा रहा है। इस मैकेनिज्म को आप किस तरह से देख रहे हैं? व्यापारियों की मनमानी की कोई आशंका तो आपको नहीं लगती इस पूरे मैकेनिज्म में? इसके दो कारण हैं कि इनको मॉडल प्राइस क्यों सिलेक्ट करनी पड़ी। पहले तो जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनमें क्वालिटी की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है जी। आप मंडी में चले जाइए, आपको प्याज 20 रुपए किलो भी मिलेगा, 35 रुपए किलो भी मिलेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी के वेरिएशन होते हैं। जब एमएसपी अनाउंस होती है, नोटिफाई होती है, तो वो एक क्वालिटी के पैरामीटर हैं जिनके लिए वो प्राइस होती है। अब मैं किसान नहीं कह रहा, मैं अपना प्रोड्यूस मंडी में ले आऊँ जिसमें मैं 60-70% कचरा डालूँ और 15-20% प्योर प्रोड्यूस डालूँ, तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ ना मार्केट में आए, उसके लिए आपको एक बेस जो एक फेयर एवरेज क्वालिटी का है उसको बनाना पड़ता है। दूसरा, इनको प्रदेशों की स्टेट को इसलिए लाना इम्पोर्टेंट था कि जो भ्रांतियां थी लोगों के मन में कि कहीं ऐसा ना हो व्यापारी और किसान आपस में एक दूसरे से मिल जाएं और व्यापारी किसान को कहे कि मैं तो आपका प्रोड्यूस की 1000 रुपये प्राइस लगाता हूँ, 2000 तो आपको गवर्नमेंट ने दे देना, आप 300 मेरे को दे देना, मैं कम लगा रहा हूँ प्राइस और बाकी आप रख लेना। इस तरह की जो संभावना, ऐसा होता है, हम सब इंसान हैं। इस तरह की जब कोई पॉसिबिलिटीज इस तरह की बनती हैं जहाँ इस तरह के चांस होते हैं तो उसके अगेंस्ट एक चेक रखना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यापारी मिल जाएं किसान के साथ, उसको फुसला दें बोले वाले किसान को कि तेरे को तो गवर्नमेंट ने देना है, हम कम प्राइस लगा देते हैं। उसके लिए इन्होंने ये देखा कि हम महाराष्ट्र की प्राइस भी लेंगे या कोई और क्रॉप है उसके लिए गुजरात या राजस्थान की लेंगे। लेकिन जो इन्होंने मुझे आंकड़े दिए हैं मंडियों के, इनके यहाँ जिस रेट पे प्रोड्यूस बिक रहा है और जिस रेट पे साथ वाली प्रदेश में बिक रहा है, वो लगभग वही रेशो है प्राइसेस की जो पिछले साल थी। यानी कि औसत बहुत ज्यादा उसमें अंतर आने की संभावना कम लगती है। किसान भी बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद। भावांतर से कैसे होगा किसानों का भला? आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। भावांतर से कैसे होगा किसानों का भला, इस पर वाद संवाद के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं और अभी किसानों से भी हम बातचीत करेंगे। विशेषज्ञ यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी वो सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मौका देते हैं राम कुमार त्यागी जी को। सबसे पहले आप बताएं कि इस पूरी योजना के बारे में जो हमने चर्चा की है, इसके बाद कुछ सवाल है आपके मन में जो आप पूछना चाहेंगे?
नहीं, योजना के विषय में वैसे तो बहुत अच्छी जानकारी माननीय किदवई जी ने दी है जी, लेकिन मेरा जो सोचना है, मान लीजिए किसान ने पंजीकरण करा दिया फसल का, और फसल के बाद राजस्व विभाग का कोई भी कर्मचारी जैसे पटवारी आता है मेरे हिसाब से, तो वो पूरा रिपोर्ट बनाएगा, तो उसमें किसानों को शोषण नहीं होगा, इस बात की कैसे गारंटी सरकार लेगी? क्योंकि पटवारी या जो राजस्व विभाग के आते हैं तो वो तो अपनी रिपोर्ट देने के लिए भी किसानों को 20 चक्कर कटवाते हैं, तो इसके विषय में भी एक तो जरूर चिंतन मेरा है, तो किदवई जी इस विषय में जरूर मार्गदर्शन करेंगे। त्यागी जी, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि 20 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। एक हमने कंट्रोल रूम खोला है जिसमें टोल फ्री नंबर है, हर मंडी में उसका नंबर दिया हुआ है, और हमारे पास रोज़ करीब 100 से 150 किसान भाई फ़ोन कर रहे हैं। मेरे पास एक शिकायत इस बात की नहीं आई कि पटवारी ने सत्यापन गलत किया या नहीं किया, या सत्यापन के लिए पैसे मांगे। जो ज़्यादातर शिकायतें हैं वो ये हैं कि मेरा पंजीयन रह गया, अब मैं करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ, या मेरा पैसा कब आएगा मेरे खाते में, या ये कि मेरे क्षेत्र ये है, इसमें मुझे अधिकतम कितनी फसल का लाभ मिलेगा। मैक्सिमम सवाल ये आए हैं, और उसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं। उसमें कलेक्टर्स भी, जो जिला अध्यक्ष हैं, डीएम हैं, वो भी देखते हैं कि पंजीयन समय पे हो जाए, और वो अपने नीचे तहसीलदार, एसडीएम्स को भी इस बात पे सुनिश्चित करते हैं कि समय पर पंजीयन हो जाए। तो मेरा मानना है इसमें ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं आई है मध्य प्रदेश में। जी, एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा त्यागी जी के लिए, इसमें जो पटवारी है उसके पास इस चीज़ का लीवरेज नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि इस नंबर के एकड़ में कौन सी फसल बोई है, केवल उसको इतना ही लिखना है। और क्योंकि 8 फसलों के लिए है तो वो कोई ना कोई फसल तो लिखेगा ही। जैसे पहले गिरदावरी होती थी गांव में कि फसल का रिकॉर्ड किया जाता था, तो ये केवल पटवारी ये प्रमाणित करता है कि इस किसान के इस एकड़ में जो उसने फसल लिखी है वही उसने बोई है। लेकिन कुछ देर के बाद यदि ये समस्या आती है तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ गई कि हम सैटेलाइट से भी ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं किस एकड़ में कौन सी फसल है। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी कोई ऐप भी आ जाएगा, आप खुद ही तस्वीर लेकर भी भेज पाएंगे। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किसानों का रुख करते हैं। बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इस पूरी चर्चा को सुनी है, क्या आप लोगों को पसंद आई ये योजना, भावांतर योजना? जोर से बोलिए, हाँ पसंद आई है, एक तालियां बजा दीजिए इस योजना के लिए। चलिए अब कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मेरा नाम ओंकार त्यागी है और मैं गाजियाबाद जिला भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। और मेरा कहना यह है कि सरकार की मंशा तो ठीक है और योजना भी अच्छी है, लेकिन जो रमेश जी ने हमारी बात छीन ली, जो हम अपने मन में सोच रहे थे वो इन्होंने बोल दिया कि जो क्वालिटी घटा के जो है, जो वहाँ मंडी में बैठा है वो क्वालिटी घटाएगा, उसकी जो रेट बताएगा भाई ये तो कम बिक रहा तेरा किसान का, और आपस में सेटिंग करके अधिकारी उसको किसान को लूट लेंगे कि तेरा खाते में पैसा आ जाएगा, आधे तू ले लिया आधे मैं ले लूंगा। इसकी संभावना जरूर रहेगी। तो इसकी कैसे देखरेख होगी, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये बहुत मुश्किल काम है। योजना अच्छा है, सरकार की मंशा अच्छी है। जी जी, तो किदवई जी क्वालिटी को लेकर के ये सवाल है कि कहीं क्वालिटी को लेकर ना पेज फंसा दिया जाए और वाजिब पैसे ना मिल पाए। देखिए इस तरह की शिकायतें शुरुआती में हम लोगों के जब हमने लॉन्च किया तो 8-10 दिन इस तरह की शिकायतें बिल्कुल आई जी, कि दाम गिरा दिए या व्यापारी मिल गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने दोनों प्राइसेस मॉनिटर किए, जो पंजीकृत किसान का बिक रहा है और जो गैर पंजीकृत का बिक रहा है, उसमें हमें कोई अंतर नहीं दिखा। हमने मंडियों में भी ड्यूटी लगाई अन्य अधिकारियों की कि ये देखा जाए कि मंडियों में इस तरह की व्यवस्था तो नहीं बन रही है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि सारा पैसा सीधे किसान के खाते में डीबीटी से जा रहा है, बीच में किसी के हाथ में वो पैसा नहीं है। तो हमारा मानना ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसान फिर अपने खाते से वापस निकाल करके पैसा और ला करके व्यापारी को दे। ये चीज हम नहीं मानते हैं कि व्यापारी और किसानों की साठगांठ की जो गुंजाइश है उससे कम कर दिया है आपने। चलिए और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सोनपाल कंडेरा जी, लोनी गाजियाबाद से। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा रमेश और प्रोफेसर रमेश चंद जी को कि इनके मन में एक किसानों की एक पीड़ा थी और वो एक प्लान लेकर आए और योजनाबद्ध तरीके से उस पर काम हो रहा है। दो जिले या 2 राज्य इन्होंने जोड़े हैं।
तो मेरा ये मानना है भावांतर की बजाय अगर वो भाव समांतर पूरे ऑल इंडिया लेवल पे पूरे भारतवर्ष में हो एक जगह, और पूरे भारतवर्ष में एक ही भाव किसी भी फसल का हो, एक ही तरीके का हो, तो इसमें किसान ठगे नहीं जाएंगे। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है, सभी विशेषज्ञ बैठे हैं, कि हम किसान अपना गन्ना मिल पे डालने के लिए जाते हैं तो हमें पर्ची पकड़ा दी जाती है, और वो पर्ची कब पैसे आएंगे कब नहीं आएंगे, हमारी मेहनत, हमारा गन्ना, और हम उसको मजबूर हैं उधार देने के लिए। वो आज करोड़ों की रुपयों की उसमें धन हमारा पड़ा हुआ है, वो किसानों को अभी तक वो पैसा नहीं मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा आप। तो हम किसान कहाँ जाएं? हम अपनी फसल उगाएं, मेहनत करें, गन्ना मिल पे जाके डाल के आएं, और फिर हम इंतजार करें कि वो पैसा हमारा कब मिलेगा, कब हम पर्ची हमारी जो है भुनेगी। ठीक है, तो दो मुख्य सवाल आपने पूछे, उसका जवाब ले लेते हैं। भाव समांतर की बात कहिए रमेश जी, क्या इसकी संभावना लगती है? मुझे लग रहा है कि जब बड़ी मंडी जो होती है, जैसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि जहाँ लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वहाँ कॉन्नाइवेंस के चांस मिनिमाइज हो जाते हैं, वो नहीं रहता। तो कंपटीशन, उस तरह की वृत्तियाँ जो हैं उनको अपने आप चेक कर लेता है वो, उसके थ्रू बड़ी मंडियों में इस तरह का संभावना काफ़ी जो है रूल आउट हो जाती है। दूसरा, इन्होंने जैसे गन्ने के बारे में बताया, और आपको शायद ये ज्ञात ही होगा क्योंकि आप स्वयं किसान हैं, कि इस सरकार ने आकर किस तरह से एरियर की जो हज़ारों करोड़ रुपए के एरियर थे उनको एक योजनाबद्ध तरीके से, अभी मेरे पास लेटेस्ट फिगर आई थी पिछले महीने मिनिस्ट्री ऑफ फूड वालों से, अब शायद कुछ 100 करोड़ ही एरियर जो है किसानों के बचे हैं हज़ारों करोड़ से। बाकी आपका जो ये मुद्दा है कि आज आपने केन सप्लाई किया तो कोई पता ही नहीं कब उसकी पेमेंट होगी। एमपी ने सचमुच में इनका ये एक मानने वाला है कि जो कोई खरीदता है ये सुनिश्चित किया है कि कितने समय के अंदर अंदर व्यापारी जो है पेमेंट उसको कर मैं देगा। इसमें किदवई जी से जरूर जानना चाहूंगी कि उस समय के अंतर को भी शायद अब आप घटाने जा रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। जी, हमने जब स्कीम लॉन्च की थी तो हमारा ये प्लान था कि हम 2 महीने के बाद पैसा देंगे जी। अब हम हर महीने के बाद, जैसे आपने नवंबर का हो गया है अभी, हमने उसका पैसा बांट दिया है जी। अब दिसंबर का पैसा भी हम अगली 15 से 20 तारीख के बीच में हम बांट देंगे। हमारी कोशिश ये है कि महीने अंत होने के 20वें से 25वें दिन तक की ये अंतर की राशि है, और जो उसने वास्तविक बेचा है व्यापारी को, वो पैसा, तो हमारा जो एक्ट है वो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर वो पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है। आरटीजीएस से वो पैसा जाना चाहिए ताकि उसका प्रमाण रहे। मंडियों में नगद संव्यवहार की एक सीमा तय है। चेक्स हमने बंद कर दिए हैं। अच्छा। हम केवल आरटीजीएस पे जाते हैं कि आरटीजीएस से या एनईएफटी से भुगतान हो और उसका पूरा प्रमाण रहे जी। बिल्कुल, यानी कि भुगतान से देरी की समस्या भी भावांतर में अब नहीं होगी जी। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का स्वागत करता हूँ। किसानों को समय समय पर सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं उनके हित के लिए मिलती रहती हैं, लेकिन मेरा सवाल एक और है कि जिस तरह से फसल के दाम को आपने भावांतर, भावों के अंतर के नाम से जो है उसको दिया है, तो क्या किसानों के हित के लिए कोई इस तरह की योजना भी सरकार लेके आ रही है कि जिससे उत्पादन करने में लगने वाली जो लागत है, डीजल, बिजली या खाद, बीज, इस तरह के जो हम किसान खरीद कर लाते हैं बाजार से, तो बाजार के जो भाव हैं वो किसानों के लिए उसमें क्या इस तरह की गुंजाइश होनी चाहिए, किस तरह का उसमें छूट मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके, उन्हें फायदा हो सके? क्या यानी आप चाहते हैं कि लागत कम हो, इसके लिए क्या हो सकता है रमेश जी? लागत का तो बेस्ट तरीका कम करने का है कि टेक्नोलॉजी, यदि अच्छी टेक्नोलॉजी आए, यील्ड ज़्यादा हो तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाता है जी। यदि हम सारी स्टेट्स में देखें तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पंजाब में आ रहा है, क्योंकि पंजाब में यील्ड जो है वो हाईएस्ट है। एक बहुत तरीका है। दूसरा, इन्होंने इनपुट्स की जो प्राइसिंग है उसकी बात की
सब्सिडी पहले ही ऐसा नहीं कि कृषि में सब्सिडी नहीं है, बहुत सब्सिडीज हैं। फर्टिलाइजर यूरिया का थैला आप देखो जो 1100 रुपये का है, किसान को 300 रुपये में मिल रहा है, तो ऑलरेडी ये सब्सिडीज हैं। लेकिन अभी कुछ केसेस में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो ट्रेडर थोड़ा फ्लीसिंग और चीटिंग फार्मर की होती है। मैं उसके लिए यही कहूँगा कि किसानों के भी अपने जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो जब एक अल्टरनेटिव खड़ा कर देंगी कि हम भी किसान को यही इनपुट देते हैं, पेस्टिसाइड हम भी किसान को सेल करते हैं, तो व्यापारियों पर अपने आप से एक अंकुश लग जाता है कि यदि हम इनसे ज़्यादा प्राइस लेंगे तो ये तो अपनी सोसाइटी से सब कुछ लेना शुरू कर देंगे। तो वो एक फार्मर का अपनी इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करना, जिनके बारे में समय के साथ हम बहुत सी स्टेट्स में भूल गए थे कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपनी इंस्टीट्यूशन किसानों की जो है वो हर क्षेत्र में, इनपुट्स में, इवन आउटपुट में हमने देखा है जहाँ जहाँ वो है, उससे एक अंकुश लगता है व्यापारियों पे, उसका होना बहुत जरूरी है। जी, कुछ और सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे? जी बताएं। मेरा नाम अमित त्यागी है और मैं गाजियाबाद क्षेत्र से आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, यहाँ आए पैनल का और दूरदर्शन का भी धन्यवाद, जो हम किसानों को बुलाया और हमें इतना कुछ बताया। मेरे मन में तो एक छोटा सा सवाल है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ हर आदमी किसान है, तो जो वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके नाम पे ज़मीन होगी उसकी, क्यों कई बार ऐसा होता है कि हमारे नाम पे ज़मीन है नहीं, लेकिन फिर दूसरे की लगान पे लेके हम बो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ जो लाभ मिलेगा वो जिसकी ज़मीन है उसको मिलेगा या बोने वाले को ही लाभ मिलेगा? किदवई जी, ये आपने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। इसकी मांग भी आई थी। तो इस बार जब हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए हमको सोच रहे हैं कि कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत सी जगह जो बटाई पे ज़मीन दी है, दूसरे लोग बो रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था भी हम विचार कर रहे हैं उसमें। जी ठीक है, कुछ और सवाल जो पीछे बैठे किसान हैं, कोई सवाल वहाँ आपसे पूछना चाहेंगे? मेरा नाम कृष्ण बंसल है, मैं गाजियाबाद लोनी क्षेत्र से आया हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब से कि इसका पंजीकरण कैसे होगा, और यदि पंजीकरण होगा तो क्या यह बिल्कुल साफ सुथरा होगा ये पंजीकरण? क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? ठीक है, भ्रष्टाचार की बात आपने उठाई है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इसमें मध्य प्रदेश में थोड़ी आसानी थी। आसानी इसलिए थी कि हमने जो हम गेहूं का और धान का जो उपार्जन कर रहे थे, हम करीब 80 लाख टन गेहूं तक का उपार्जन कर चुके हैं। हमने वो सारा उपार्जन डिसेंट्रलाइज कर दिया है। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से वो होता है उपार्जन। हमारी 3,500 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं प्रदेश में, जहां पर पंजीयन होता है और जहां पर वही उनसे खरीदती हैं। तो भावांतर में हमने उसका लाभ लिया और उनको हमने कंप्यूटर्स दे दिए हैं, इंटरनेट है, सारी व्यवस्था है। तो किसान को बहुत दूर नहीं जाना होता है, और बहुत से किसान उन्हीं सोसाइटी से जुड़े हैं, उसके सदस्य हैं या उससे लोन ले रखा है उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा फैलाव था प्रदेश में, जिसको हमने भावांतर योजना में भी इस्तेमाल किया। अन्य प्रदेशों में इस पे विचार करना पड़ेगा कि कहाँ पर आप पंजीयन कराएंगे, क्योंकि किसान ही उस समिति का सदस्य है, वहीं पर वो पंजीयन करा रहा है। तो भ्रष्टाचार की समस्या वहाँ ऐसी रहती नहीं है। और आखिरी टिप्पणी हरवीर जी आपसे लेना चाहूंगी। वाकई हमने देखा है इस देश में कई अच्छी योजनाएं आती है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो इस योजना में ऐसी कोई गुंजाइश तो आपको आशंका अब भी तो नहीं लग रही? और पूरी तरह से देख के इस योजना के बारे में जो भी किदवई जी ने बताया, आपको क्या उम्मीदें इस योजना से लग रही है? मेरे ख्याल से जो भ्रष्टाचार की आशंका का जो मसला था कि किसान और उसका व्यापारी का गठजोड़ हो जाए, जो मॉडल प्राइसिंग का उन लोगों ने एक रास्ता निकाला है, वो तो उसको हल करता है। लेकिन जो ये एक वाजिब सवाल, उसका जवाब सारे राज्यों को देना होगा, और ये बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि करीब 30 से 40% हमारे ऐसे किसान हैं जो या तो परिवार में जिनके नाम पे जमीन नहीं है लेकिन खेती वो करते हैं, या किसी ने दूसरे की जमीन बटाई पर लेकर के काम कर रहा है। उसको इस तरह की योजना का फायदा कैसे मिलेगा? हालांकि एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट की बात चल रही है, लेकिन सभी राज्य उसको तैयार नहीं है लेने को। लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा इसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि वो हर जगह उसको ना तो सब्सिडी प्रॉपर उसको मिलती है। अगर हम डीबीटी पर चले जाएंगे तो जिसके नाम में जमीन होगी उसी को ट्रांसफर होगा। ये स्कीम भी वैसी है। तो जब तक आप इस एक बड़ी जो मसला है
खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों का, उसको मेरे ख्याल से हमें प्रायोरिटी दे करके हल करना चाहिए, तभी हम इस तरह की जो योजनाएं हैं उनका पूरा फायदा उठा पाएंगे। रमेश चंद जी, जाते जाते एक सुझाव ताकि इस तरह की जो योजना है ये और प्रभावी हो सके। मैं ये कहूँगा कि जहाँ इच्छा है किसी इशू को एड्रेस करने की, वहाँ हल अपने आप निकल आते हैं। बिल्कुल। जैसे टेनेंट फार्मर का इशू है, हमें पता था कि जब हम डीबीटी की ओर जाएंगे तो एक टेनेंट फार्मर का इशू आएगा। इसीलिए नीति आयोग ने सभी स्टेट्स को एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट बना के भेजा है। कुछ उसमें भी फिर भ्रांतियां थी, अभी हम उस पर भी इम्प्रूवमेंट पे विचार कर रहे हैं। जैसा कि मेरे मन में ये है कि यदि पंचायत ये लिख के दे दे कि ये ज़मीन ये आदमी खेती करता है, बिना रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंटर हुए उसको एक्सेप्ट किया जाए भावांतर में और डीबीटी वगैरह में और सब चीज़ों में भी, तो वो भी एक तरीका है कि बिना जो लैंड ओनर है उसके मन में भी भय होता है कि यदि मेरी ज़मीन टेनेंट के नाम पे चढ़ गई तो मुझे वापस नहीं मिलेगी। तो यदि पंचायत अपना ऐसा डॉक्यूमेंट देकर प्रोविज़न कर दे बिना रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको एंटर किए हुए, तो इस तरह से तरीके निकल आएंगे जो जो हम आगे बढ़ेंगे। और देश के लेवल पे मैंने कल ही ये आंकड़े देखे थे, केवल 13% किसान हैं जो लैंड लीज इन करते हैं। ठीक है। 87% सेल्फ कल्टीवेशन है। स्टेट टू स्टेट वेरी करती है सिचुएशन। आंध्रा में बहुत ज़्यादा है टेनेंसी का, लेकिन देश भर में 13% है। तो यदि वो इमीडिएटली 13% के लिए हमने कोई तरीका नहीं बनाया तो 87% को तो इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा है ना। उस 13% के लिए भी जो मैंने बताया कि तरीके जो है सुझाए जा रहे हैं वो निकल आएंगे। चलिए, बिल्कुल। और इसी के साथ समय हो गया है अब अगले कार्यक्रम का, इसलिए मुझे वाद संवाद को यहीं विराम देने की दीजिए इजाजत। पर जाने से पहले इतना तो कहा ही जा सकता है कि किसान आज देश के एजेंडे में सबसे ऊपर है। सभी ओर से कोशिश हो रही है उनकी बेहतरी के लिए। इससे साफ है कि सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है। तो आप सभी मेहमानों और किसानों का बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं अगले सप्ताह करने फिर किसी नए विषय पर वाद संवाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।